हेलो एवरीवन। सो ये हमारी रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2021 में जो रीड का एग्ज़ाम हुआ था, ये लेवल 2 का एग्ज़ाम है और इसकी जो शिफ्ट थी वो 4 शिफ्ट थी। उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके टोटल क्वेश्चन 30 होते हैं। ये जो क्लासेस हैं वो 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग चला रहे हैं। तो चलिए अपने आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 31 से लेके 36 तक के जो क्वेश्चन है वो इस गद्यांश पे आधारित है। तो पहले इस गद्यांश को रीड करना होगा। साय और प्रातः, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका उसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इनकी ऐसी हरी खेती हरी भरी है। गाय इनकी दूध देती है। स्त्री इनकी आज्ञाकारिणी है। मकान इनका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उनके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसे इन किसानों में देखा जाता है। अन्य मिलता का नहीं, मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। इनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छल छल कर इनके बिस्तरों पर पड़ता है। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। तो चलिए इस गद्यांश पर आधारित अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विधाता इनके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद के अर्थ से भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाला है। तो भिन्न वाला आपको बताना है यहाँ पे। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। विधाता इनके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला है। तो आपको भिन्न अर्थ रखने वाला बताया है। परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा संबंधी ज्ञान, आत्मा परमात्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। जैसे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण इसका अर्थ नहीं है। बाकी सब कुछ इसके अर्थ है, मतलब आध्यात्मिकता के अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है। वृष्टि, जल, रातें और गाय। तो कौन सा शब्द बहुवचन है? रातें। धोखा यह किसी को नहीं देते। वाक्य किस काल का है? देते हैं। तो ये किस प्रकार का काल है? अपूर्ण भूत, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल या फिर वर्तमान काल। देखो ये भूतकाल तो है ही नहीं, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कहा था कि वो किसी को धोखा नहीं देंगे। ये तो वर्तमान में एक बात चल रही है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिए भिन्न लिंग का उदाहरण है। तो इसमें से कोई एक भिन्न लिंग का उदाहरण है। तो आपको लिंग पहचानना है कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो आप उन शब्दों से एक एक वाक्य बना के देख लीजिए। साधु साधना कर रहा है, तो ये तो पुल्लिंग है। प्रकृति की छाया अच्छी होती है तो ये स्त्रीलिंग है। चंद्रमा उग रहा है, तो चंद्रमा भी पुल्लिंग है। जवान काम पर जा रहे हैं, तो जवान भी पुल्लिंग है। सो यहाँ पे चंद्रमा, साधु और जवान पुल्लिंग है, जबकि जो हमारी प्रकृति है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो भिन्नलिंग इसी का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साय और प्रातः, दिन और रात, विधाता इनके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा। विधाता का विपरीत लिंग क्या होता है? विधात्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। वाक्य को पूर्ण वर्तमान में पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। इसको किस में कन्वर्ट करना है? भूतकाल में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा? ये प्रकृति के जवान साधु होंगे। सो ये भूतकाल में नहीं है, किस काल में है? भविष्य काल में है।
ये प्रकृति के जवान साधु बने, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ये शायद प्रकृति के जवान साधु रहे होंगे। तो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान में हो करना है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। शगुन मेरी सहेली है, आप कहाँ जा रहे हैं? अनुष्का अपना कमरा साफ करो। अरे ये क्या हो गया? तो विधानवाचक वाक्य कौन सा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शगुन मेरी सहेली है। रचना के आधार पर वाक्य से भिन्न वाक्यों में भिन्न वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो इसमें से भिन्न कौन सा है? निषेधात्मक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूला, दुख, दर्द, याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा होगा? घाव हरा होना, घड़ों पानी पड़ना, घर फूंक कर तमाशा देखना, घास काटना। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घाव हरा होना। जबकि घड़ों पानी भरने का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा लज्जित होना। घास फूंक कर तमाशा देखना मतलब कि अपना सब कुछ लुटा देने के बाद भी फिर उसके बाद जो हम खड़े होकर जो तमाशा देखते हैं वो। घास काटना मतलब खाली घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का अंधा गांठ का पूरा। लोकत्ति का अर्थ है जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, पूर्णता वंदन रहित, सब और कष्ट होना, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। तो उसका जो राइट आंसर होगा कि वो आँख का तो अंधा है मतलब कि है तो वो बुद्धिहीन, लेकिन वो गांठ का पूरा है मतलब उसके पास संपत्ति तो बहुत सारी है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि बुद्धिहीन किंतु संपत्ति से परिपूर्ण। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। भाषा संसर्ग विधि, अप्रत्यक्ष विधि, खेल विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। सो जो हमारी अलग विधि है वो है खेल विधि। ये हमारी प्राचीन विधि नहीं है, ये हमारी नवीनतम विधि है। शिक्षण उपागम में क्रीत एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण में, व्याख्या शिक्षण में, पाठ्य योजना में या फिर बेसिक शिक्षा में। तो आपने बीएड के दौरान भी पढ़ा होगा कि जो प्रोफेसर एनल थे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सूक्ष्म शिक्षण में। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रीत और प्रोफेसर एनल का किसमें महत्वपूर्ण योगदान है? सूक्ष्म शिक्षण में मतलब कि माइक्रो टीचिंग में, जो कि हमने बीएड में करी है। इस काल में मानसिक विकार तेज गति से होता है, कल्पना चिंतन तक शक्तियाँ बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य में किस काल के लिए कहा है? वयस्क काल के लिए, प्रौढ़ काल के लिए, किशोर काल के लिए और शैशव काल के लिए। देखिए अमूर्त तक, हम तक करने लगते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं। तो देखिए ऐसा आप शैशव काल में तो नहीं कर सकती, आप छोटे से बच्चे हैं और आप अमूर्त तक करने लगे। लेकिन पियाजे ने भी ये कहा कि जब बच्चा 11 साल का हो जाता है तो वो अमूर्त तक करना शुरू कर देता है। सो 11 प्लस जो एज होती है वो कौन सी एज होती है? किशोर अवस्था की एज होती है। सो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियाँ श्रवण कौशल विकास से किस स्तर के बालकों के लिए होती है? शैशव स्तर के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर, प्रौढ़ शिक्षण स्तर या फिर महाविद्यालय शिक्षा स्तर। क्या कर रहे हैं आप? आदर्श पठन करा रहे हैं, उससे प्रश्न बच्चे उत्तर पूछ रहे हैं, विविध प्रतियोगिता का भी आयोजन करा रहे हैं, कहानी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, बाल कार्यक्रम सुना रहे हैं बच्चों को। तो वो कौन से एज के लिए होगा? वो होगा शैशव स्तर के लिए, बच्चा छोटा है। ठीक है, बच्चों के लिए भाषा विकास का सर्वोत्तम स्तर होता है। तो जो भाषा विकास का सर्वोत्तम स्तर होता है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी एज सही होगी? 6 to 9 ईयर्स की जो एज होती है वो भाषा विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज होती है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण के किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे अधिक चुनौती है? किशोर स्तर, युवा स्तर, शिशु स्तर या फिर प्रौढ़ स्तर। तो देखिए बच्चा छोटा होता है तभी उन्हें हम पढ़ना लिखना सिखाते हैं, तो उसी टाइम पे उनको ये चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिशु स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों से भिन्न तत्व है? भाषा, शैली, विषय सामग्री या फिर उच्चारण शैली। सो जो उच्चारण शैली होती है उसका कोई भी आंतरिक तत्व नहीं होता है पाठ्य पुस्तक का, जबकि
बाकी जो सब हैं जैसे शैली, भाषा, विषय सामग्री एक पाठ्य पुस्तक का आंतरिक तत्व में शामिल होते हैं। रूसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न का प्रकार है बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तर प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या फिर वर्गीकृत प्रश्न। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न तो नहीं है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं और पता पूछ रहे हैं कि तुलसी द्वारा जो रचित कहानी है या फिर जो रचना है वो कौन सी है। तो ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? ये लघुत्तरीय क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों शब्दों के में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता जबकि या फिर व्यावहारिकता। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अति व्यापकता एक प्रश्न पत्र का गुण नहीं है। बाकी बाकी सब जो हैं वो एक अच्छे प्रश्न पत्र के गुण होते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त एवं है, परंतु ये लाभकर तभी हो सकता है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो। मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं। शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों की समय समय पर चर्चाएं ना हो। छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव बने जिससे पढ़ते रहें। छात्र, शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहें जिससे अच्छे अंक प्राप्त हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब 51 से लेके जो 60 तक के क्वेश्चन है वो इस पैरा पे आधारित है। तो पहले इस पैरा को रीड कर लेते हैं। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आए हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमता की सीमा है। इसके आगे क्षमा ना दिखाई देगी। नैराश्य, कायरता और शिथिलता छाई दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा किस क्रोधिनी के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी। उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम का कालंगी सदृश क्रोध ऐसा ही है। वह सात्विक तेज है और तामस का ताप नहीं। दंडकोप का ही एक विधान है। राजदंड राजकोप है और लोककोप धर्मकोप है। जहाँ राजकोप धर्मकोप से एकदम भिन्न दिखाई देता है, वहाँ उसे राजकोप न समझकर कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समझना चाहिए। ऐसा कोप राजकोप के महत्व और पवित्रता का अधिकार नहीं हो सकता। उसको समान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती। अब इसका क्वेश्चन देखिए। घोर शब्द का पर्याय है कठिन, निश्चित, सहज या फिर दुर्बोध। सो जो घोर शब्द है उसका पर्याय होगा कठिन। अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है गुण, वृद्धि, यण या फिर दी। सो यहाँ पे किस प्रकार की वृद्धि है? वो संधि है, तो यहाँ पे गुण संधि, ऑप्शन नंबर ए। कालंदी शब्द में समास है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय समास। सो कालंदी शब्द में कर्मधारय समास है। कालंगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है, उनके तेज, पवित्रता या फिर सीमा। सो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय शब्द है कुछ, मनुष्य, सात्विक या फिर छाया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसमें विशेषण का कौन सा प्रकार है? बहुत। क्या बोला है यहाँ पे? बहुत। तो बहुत कैसा है? अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है कर्मवाच्य, करणवाच्य, भाववाच्य या फिर क्रियावाच्य। तो यहाँ पे कैसा है? भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। वह भाव जिससे सत्व गुण प्रबल हो। वाक्य के लिए एक शब्द है सात्विक, सात्विकी, सात्यविकी, सात्यवत। तो उसका जो राइट आंसर है वो है सात्विक, ऑप्शन नंबर ए। कोप शब्द का विलोम है, तो जो कोप है उसका विलोम होता है, कोप शब्द का विलोम होता है कृपा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उद उपसर्ग का शब्द है, तो उद उपसर्ग लगा है उत्साह में, उत प्लस सहा उत्साह। तो 60 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।
सो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। सो बाय एंड हैव अ गुड डे।